गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है और बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी का जो पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी, उस पेपर के एक टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है और टॉपिक था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। ये उसी टॉपिक का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने टॉपिक में लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इसके सेकंड पार्ट पे फोकस करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेल गैमेट नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया के बारे में पढ़ा था और वह हमने ऐसा डिस्कस किया था कि टेस्टिस जो मेल गोनेड नर जनद हैं वह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन की उपस्थिति में नर युग्मकों के निर्माण की क्रिया होती है और उसे शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, और उस लेक्चर में हमने ऐसा बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 भागों में बटी हुई है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है उसके 2 भाग हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसका, उसे नाम दिया गया था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, वो पहला भाग था, और दूसरे भाग का नाम दिया गया है स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या था कि टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, स्पर्म मदर सेल्स, ये प्रेजेंट हैं और उन स्पर्मेटोगोनिया से निर्माण हुआ स्पर्मेटिड्स का, हिंदी में इन्हें हम शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है और वो शुक्र जनन का पहला भाग है। तो दूसरा भाग क्या है जो आज डिस्कस करेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस
हिंदी में इसे हम शुक्र कायांतरण के नाम से जानते हैं। क्या होगा इस दूसरे भाग में कि जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं हैं, यानी जो स्पर्मेटिड्स हैं, उन्हें स्पर्म शुक्राणु में परिवर्तित किया जाएगा। तो शुक्राणु पूर्व कोशिका का शुक्राणुओं में परिवर्तन शुक्र कायांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस के दूसरे भाग शुक्र कायांतरण के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक ठीक? तो टॉपिक पर हम आ चुके हैं। अब समझते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस में आखिर होता क्या है। तो पहले मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूं शुक्राणु पूर्व कोशिका और शुक्राणु का। इन दोनों संरचनाओं में क्या अंतर हमें दिखाई देते हैं। तो जो शुक्राणु पूर्व कोशिका है, स्पर्मेटिड्स हैं, वो आकार में बड़ी संरचना है तुलनात्मक रूप से, लार्ज इन साइज। क्यों है लार्ज? क्योंकि स्पर्मेटिड्स में साइटोप्लाज्म ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और शुक्र कायांतरण के बाद जो स्पर्म शुक्राणु बनते हैं वो आकार में छोटे हैं। छोटे क्यों हैं? कि अतिरिक्त एडिशनल साइटोप्लाज्म को डिस्कार्ड यानी बाहर मुक्त कर दिया जाता है। तो केवल आवश्यक कम मात्रा में ही साइटोप्लाज्म रह जाता है। इसलिए स्पर्म आकार में छोटे हैं, जबकि शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं आकार में बड़ी हैं। आगे चलते हैं। जो स्पर्मेटिड्स हैं, शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं हैं, दे आर नॉन मोटाइल, अगतिशील हैं, जबकि जो स्पर्म है वो मोटाइल स्ट्रक्चर है, गतिशील संरचना है। तीसरी बात देखूं, शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं कंपैरेटिवली लेस एक्टिव है, कम क्रियाशील है, जबकि स्पर्म शुक्राणु मोर एक्टिव, अधिक क्रियाशील है। तो जो स्पर्मियोजेनेसिस शुक्र कायांतरण की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक बड़े आकार वाला नॉन मोटाइल लेस एक्टिव स्पर्मेटिड चेंज हो जाएगा छोटे आकार वाले गतिशील और अधिक सक्रिय शुक्राणु के अंदर। इसी क्रिया को हम स्पर्मेटोलेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस इन नामों से जानते हैं। और ये शुक्र जनन का सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है। यहां तक ठीक? एक इंट्रोडक्शन आज के टॉपिक के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब शुरू करें, क्या क्या चेंजेस होंगे। तो बोर्ड पे आप देख रहे होंगे मैंने A, B, C, D और E ये 5 बड़े परिवर्तन मेंशन किए हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान होते हैं। तो एक एक करके इन परिवर्तनों के बारे में, इन चेंजेस के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले मैंने लिखा है न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होंगे, कि जो शुक्राणु
पूर्व कोशिका हैं, इसके केंद्रक में क्या परिवर्तन शुक्र कायांतरण के दौरान होंगे, पहले ये डिस्कस करेंगे। फिर नंबर 2, एक संरचना है एक्रोसोम। शुक्राणु के हेड शीर्ष पर इस संरचना का निर्माण शुक्र कायांतरण के दौरान होता है। तो दूसरा जो परिवर्तन चेंज हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्रोसोम फॉर्मेशन का है, एक्रोसोम के निर्माण का है। नंबर 3, टेल फॉर्मेशन, पूंछ का निर्माण कौन करेगा, कैसे होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। चौथा परिवर्तन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु पूर्व कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वे किस प्रकार पुनर्व्यवस्थित या पुनर्संगठित होगी, ये चौथा परिवर्तन होगा। और फाइनली अननेसेसरी जो साइटोप्लाज्म है, अतिरिक्त हैं, अनावश्यक हैं, वो किस प्रकार बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके स्थान पर क्या परिवर्तन आएंगे, तो ये हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे चलते हैं अपन लोग। पहली बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ओके, नंबर 1, सी अर्चिन जो है इकाइनोडर्मेटा का एक सदस्य है। हर्टविग ने एक्सपेरिमेंट किए सी अर्चिन के स्पर्म यानी शुक्राणु और ओवा पर, अंडाणु पर, और अपने इन एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकाला हर्टविग ने कि शुक्राणु आकार में अंडाणु से छोटा है, लेकिन एक्टिविटी में, क्रियाशीलता में अंडाणु से शुक्राणु अधिक क्रियाशील है। तो हर्टविग ने कहा शुक्राणु आकार में छोटा है लेकिन अधिक क्रियाशील है, इस कारण शुक्राणु का केंद्रक आकार में बड़ा होता है। तो एक चीज यहां से क्लियर हुई कि शुक्राणु में जो केंद्रक होगा वो आकार में बड़ा होना चाहिए। तो शुक्र कायांतरण के दौरान शुक्राणु के केंद्रक में परिवर्तन आए हैं। तो क्या परिवर्तन आए? केंद्रक चपटा हो गया, फ्लैटन्ड हो गया। एक दूसरा कि हम ऐसा जानते हैं कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। शुक्र कायांतरण के समय क्या होगा कि केंद्रक में हिस्टोन के स्थान पर प्रोटेमीन एक प्रोटीन आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, प्रोटेमीन नामक एक प्रोटीन आया और डीएनए के साथ जुड़ गया। केंद्रक चपटी आकृति में परिवर्तित हो गया है और न्यूक्लियस आकार में बड़ा है। यहां तक ठीक। ये पहला परिवर्तन हमने न्यूक्लियस में, केंद्रक में शुक्र कायांतरण के समय देखा। और जब हम शुक्राणु की संरचना देखेंगे तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, शुक्राणु का जो ये केंद्रक है, ये शुक्राणु की संरचना में उसके हेड पार्ट, शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। नंबर 2, सेकंड चेंज पे चले, वो है एक्रोसोम का फॉर्मेशन। अब देखो शुक्राणु को करना क्या है। शुक्राणु
योनि मार्ग से गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका तक जाएंगे, फैलोपियन डक्ट में जाएंगे। जहां अंडाणु उपस्थित है तो वहीं फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है। यहां तक ठीक। तो अब जो अंडाणु की संरचना है उसके चारों ओर दो आवरण हैं। एक का नाम है जोना पेल्यूसिडा, दूसरी का नाम है कोरोना रेडिएटा। ये अंडाणु के चारों ओर उपस्थित झिल्लियां हैं, इनको हम एग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन तब संभव होगा जब शुक्राणु जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा इनको भेद पाए, पेनेट्रेट कर पाए। और ये काम, उन्हें पेनेट्रेट, भेदने का काम एक्रोसोम का है। शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक कैप लाइक टोपी नुमा संरचना उपस्थित होती है, उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम का निर्माण शुक्र कायांतरण की क्रिया के समय होता है। कैसे होगा निर्माण, कुछ बातें डिस्कस करें कि जो शुक्राणु पूर्व कोशिका है, इसके केंद्रक के चारों ओर, यानी शुक्राणु पूर्व कोशिका के ऊपर गोल्जी काय आकर इकट्ठी हो जाती है। कोशिका का एक अंग है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हिंदी में गोल्जी काय, वो आकर इकट्ठी हो गई। गोल्जी काय की संरचना में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सिस्टर्नी नामक एक संरचना पाई जाती है। तो उस गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी उस शुक्राणु पूर्व कोशिका की केंद्रक के चारों ओर आकर इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होकर ये प्रो एक्रोसोमल वेसिकल का निर्माण करेगी। तो पहली चीज, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा किया गया। और क्या हुआ, गोल्जी काय की सिस्टर्नी, इस तरह की एक संरचना बनती है अगर मैं बनाना चाहूं तो, जैसे ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों ओर ऐसे ये सिस्टर्नी आके गोल्जी काय की से इकट्ठी हो जाती है और फिर ये सिस्टर्नी मिलकर प्रो एक्रोसोमल वेसिकल का, ऐसी एक संरचना का निर्माण, इस वेसिकल का निर्माण करती है। अब और सिस्टर्नी आती जाएगी, वेसिकल का आकार बढ़ता जाएगा और अंत में एक एक्रोसोमल कैप का निर्माण होगा जिसमें एक्रोसिन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार एक्रोसोम का निर्माण शुक्राणु के शीर्ष पर शुक्र कायांतरण की क्रिया के दौरान हुआ। अब ये एक्रोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मुक्त करता है। खूब सारे एंजाइम ऐसे, दो एंजाइमों के नाम आप याद कर ले। एक का नाम है हाई एल्यूरोनिडेज, दूसरे का नाम है कैथेप्सिन। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्रोसोम के द्वारा निषेचन के समय मुक्त किए जाते हैं। तो ये दूसरा परिवर्तन हमने देखा एक्रोसोम के निर्माण का। अगली संरचना में चलते हैं, वो है टेल फॉर्मेशन। शुक्राणु की संरचना में हम देखते हैं पुच्छ भाग है, एक शीर्ष है, ग्रीवा है, मध्य खंड है और पुच्छ है। हेड, नेक या कॉलर कह दो, मिडल पीस एंड टेल। तो उस टेल को आप देखो तो निर्माण कैसे हुआ वो हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो इस शुक्राणु पूर्व कोशिका स्पर्मेटिड्स में सेंट्रियोल था एक, उस सेंट्रियोल में विभाजन हुआ तो एक तो बना प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा बना आपका डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल है, दूरस्थ तारिका जो बनी है, उस दूरस्थ तारिका के द्वारा पूंछ का या टेल का निर्माण शुक्र कायांतरण की क्रिया के दौरान होता है। तो एक चीज तो ये क्लियर हुई कि पूंछ का निर्माण कौन सी संरचना के द्वारा किया जाएगा, तो वो संरचना है आपकी डिस्टल सेंट्रियोल। और अगर हम पूंछ की संरचना देखें तो वो एक माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, और माइक्रोट्यूब्यूल की जो व्यवस्था है 9+2, तो आपने फर्स्ट ईयर में सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल ये संरचनाएं पढ़ी हैं, तो इनमें माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्थाएं भी देखी होगी आपने। तो डिस्टल सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्था 9+2 है, और ये जो टेल बनी डिस्टल सेंट्रियोल से, तो ये डिस्टल सेंट्रियोल टेल निर्माण के लिए बेसल बॉडी आधार काय इसका कार्य करता है। तो टेल गमन में सहायता करती है। निषेचन के समय ये जो शुक्राणु हैं वो योनि मार्ग से गति करते हुए फैलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं। इस गति में गर्भाशय में जो संकुचन होते हैं, लयबद्ध गतियां होती हैं, वो भी उत्तरदायी हैं, और गमन में ये टेल या पूंछ उपयोगी है, सहायता करती है। चौथा परिवर्तन है माइटोकॉन्ड्रिया का रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्संगठन। अब शुक्राणु तो अधिक सक्रिय संरचना है, इसे अपनी पूरी एनर्जी, कंप्लीट जो ऊर्जा है वो उसे एक ही समय में एक साथ चाहिए, टुकड़ों में मिले तो काम नहीं आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शुक्राणु पूर्व कोशिका में स्पर्मेटिड्स में है वो स्कैटर्ड, बिखरी हुई है। तो शुक्र कायांतरण के समय इन माइटोकॉन्ड्रिया को जो बिखरी हुई थी, इन्हें ऑर्गेनाइज, एक जगह व्यवस्थित किया जाता है। और शुक्र कायांतरण के बाद हम जब शुक्राणु की संरचना देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सभी माइटोकॉन्ड्रिया जाकर व्यवस्थित हो गई हैं मध्य खंड, मिडल पीस वाले भाग में। और मध्य खंड में जाकर, मिडल पीस में जाकर ये सभी एक संरचना का निर्माण कर देती हैं जिसे नेबेन कैरेन नामक संरचना कहा जाता है। तो क्या परिवर्तन डिस्कस किया? माइटोकॉन्ड्रिया रीऑर्गेनाइज हुई। क्यों हुई वो मैंने डिस्कस किया। और मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया ने व्यवस्थित होकर नेबेन कैर्न नामक एक संरचना का निर्माण किया ताकि ऊर्जा एक साथ शुक्राणु को प्राप्त हो सके निषेचन के समय। अगला परिवर्तन है शेडिंग ऑफ अननेसेसरी साइटोप्लाज्म। शुक्राणु पूर्व कोशिका बड़े आकार की थी क्योंकि उसमें अतिरिक्त या बहुत अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य था। शुक्राणु आकार में छोटा है, ज्यादा सक्रिय है, इसके लिए जरूरी है अनावश्यक अतिरिक्त कोशिका द्रव्य ना रखा जाए। तो शेडिंग ऑफ मतलब उसे बाहर निकाला जाए, और ये बाहर निकलेगा तो केवल अब कुछ ही बचेगा। तो जो आवश्यक कोशिका द्रव्य वो कंडेंस, संघनित, गाढ़ा हो गया, मध्य खंड में व्यवस्थित हुआ। जहां नेबन कैरन थी उसके निकट इस संरचना का नाम दिया मैन चीट नाम दिया गया। तो इस संरचना का एक निर्माण हो गया। तो मैन चीट मध्य खंड में मिडल पीस में है,
जहां माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हुई थी वहीं पर। तो ये 5 तो मैंने बड़े परिवर्तन डिस्कस किए। इसके अलावा शुक्र कायांतरण के समय कोशिकीय विभेदन की क्रिया होती है, मुख्य रूप से सेल डिफरेंशिएशन का काम होता है। यहां तक ठीक। इसके अलावा रिंग सेंट्रियोल, एक जैनसन वलय, इसका निर्माण भी हो जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को मिडल पीस में ही बना के रखेगा, उन्हें टेल वाले भाग में जाने से रोकेगा। इसके अलावा एक परफोरेटोरियम का निर्माण होगा, जहां कैल्शियम आयन स्टोर रहेंगे, और परफोरेटोरियम में ये जो कैल्शियम आयन स्टोर रहेंगे, ये जब शुक्राणु में कैपेसिटेशन, जिसे हम कहते हैं योग्यता अर्जन, उस क्रिया में मदद करते हैं, तो ये कैल्शियम आयन इस परफोरेटोरियम में रहेंगे। उस परफोरेटोरियम का निर्माण भी शुक्र कायांतरण की क्रिया के दौरान होता है। तो आज हमने शुक्र कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस और ये स्पर्मेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट था, ये डिस्कस किया। तो कल और आज का ये लेक्चर मिला के एक टॉपिक हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पूरा किया, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की क्रिया के बारे में पढ़ा। कल हम oogenesis, अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंड जनन के बाद एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वाइटेलोजेनेसिस, पीतक जनन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पीतक जनन क्या है, ये क्रिया कहाँ पर होती है, और इस क्रिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।